इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो whose magnitude whose length is एरो है, मान लो फोर्स हमने रिप्रेजेंट किया 12 न्यूटन का फोर्स, ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो इसका मतलब कि इससे अगर ये 12 न्यूटन है तो ये 10 न्यूटन का अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो इससे कम लेंथ का दिखाओगे, और वो राइटवर्ड लग रहा है तो राइटवर्ड एरो से दिखा दिया। मीन्स लेंथ ऑफ द एरो जिससे कि हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका लेंथ प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट अगर तुमने इतने बड़े लेंथ एरो से दिखाए हैं तो 2 मीटर का इससे उसी के प्रोपोर्शनली 2 मीटर का दिखाएंगे, और ये लार्जर लेंथ का दिखाओगे तो वो है 7 मीटर या 6 मीटर जो भी है। इट मीन्स इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट किसी एक सिचुएशन में जितने भी वेक्टर दिखाएंगे उनको लेंथ वाइज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी रखेंगे। और हम लोगों ने दो वेक्टर को ऐड करने का, अब दो वेक्टर को ऐड करना हो, मान लो एक डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे, रमेश उठा और चला गया भाई 5 स्टार खाने के लिए इतना दूर, फिर इसने टर्न लिया, अब इधर जाकर के गोलगप्पे भी खाए, और तभी उसके फादर आए, बोले कि कितने डिस्प्लेसमेंट पे है, तो उसके सिस्टर ने बताया कि इतने डिस्प्लेसमेंट पे है रमेश अभी। तो सिस्टर ने ये नहीं बताया होगा कि यहाँ गया फिर यहाँ गया, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया तो बता दिया कि यह है डिस्प्लेसमेंट। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर को वेक्टोरियली ऐड करोगे तब जाके ये मिलेगा, ये वेक्टर S1 है, ये वेक्टर S2 है, डिस्प्लेसमेंट नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट नंबर 2, तो ये है नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेक्टर ऐड करके ये रिजल्टेंट निकाले हैं। दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं तो उसके लिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन कौन सा? ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये देखा था हम लोगों ने। जब भी दो वेक्टर को ऐड करने होते हैं तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है, ध्यान देना भाई जो एब्सेंट थे, ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये, इन दोनों को ऐड करते हैं तो एक के हेड पे दूसरे का टेल रख दो, और इस वेक्टर को अगर अपने पैरेलल ही शिफ्ट कराएं तो उससे वेक्टर चेंज नहीं होता। एनी वेक्टर शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ डज नॉट चेंज, आपने लिखा नहीं था, आप लोग लिख लो, कोई भी वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ अगर चेंज करे तो वो चेंज नहीं होता। ये ए वेक्टर है अगर 5 मीटर राइटवर्ड तो ये भी होगा 5 मीटर राइटवर्ड, ये भी होगा 5 मीटर राइटवर्ड, ठीक है। और ये वाला अगर 2 मीटर है ऐसे तो ये भी 2 मीटर है, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, पैरेलल शिफ्टिंग नो चेंज इन वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दो तो ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड इज द रिजल्टेंट, ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड विल बी रिजल्टेंट। ध्यान रखना, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दो, ए वेक्टर के हेड पे हमने बी वेक्टर का टेल रख दिया और ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे तो ये होगा रिजल्टेंट। और जरूरी नहीं कि ए के हेड पे ही बी का टेल रखें, बी के हेड पे भी ए का टेल रख सकते हैं। अगर मान लो बी के हेड पे ए का टेल रखना चाहते हो तो भी वो कर सकते हैं काम हम लोग। देखो ये वाला बी वेक्टर हो गया, बी के हेड पे हम लोगों ने ए का टेल रख दिया, ये ए वेक्टर है, तो भी ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड इज द रिजल्टेंट, यही है रिजल्टेंट। अब बताओ ये रिजल्टेंट दोनों सेम ही तो है, इसलिए किसी एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखने पड़ते हैं और तब मिलता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या मिलता है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस रिजल्टेंट को हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ऊपर एरो जो लगा रहे हैं वो सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों को ऐड किया तो ये मिला रिजल्टेंट। क्या मिला? रिजल्टेंट। तो बी के हेड पे ए का टेल रखो तब भी मिलेगा यही रिजल्टेंट, और ए के हेड पे अगर बी का टेल रखते तब भी यही रिजल्टेंट मिलता। ए के हेड पे बी का टेल तो भी यही रिजल्टेंट, बी के हेड पे ए का टेल तो भी यही रिजल्टेंट। बी का हेड ए का टेल मैच किया तो यही रिजल्टेंट लिखेंगे ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड, और ए के हेड पे बी का टेल रखा तो भी ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड यही होगा, तो यही है रिजल्टेंट। ये बताया था। इतना ट्रायंगल लॉ अगर समझ गए तो आज जो टॉपिक कराऊंगा वो समझ में आ जाएगा, इतना भी जाने तो ठीक है। और बाकी किसी को कोई डाउट तो नहीं है लास्ट क्लास वाला तो पूछ ले। हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ भी देखा था लेकिन उसकी खैर अभी जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम लॉ भी देखा था, पैरेललोग्राम बनता था। ट्रायंगल लॉ याद आया ना भाई? ट्रायंगल लॉ कहता है हेड टू टेल मैचिंग करो एंड सो रिजल्टेंट बाय द ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड।
सबने लिखा हुआ है, जो एब्सेंट था वो अपना लिख लेना बाद में वीडियो से। और इससे हम लोग को यही पता लगा कि ए के हेड पे बी का टेल रखें तो भी रिजल्टेंट, या बी के हेड पे ए का टेल रखें तब भी वही रिजल्टेंट। हेड टेल मैचिंग का मतलब है हेड ऑफ, पढ़ो क्या लिखा है, याद है ना 621 बोला। अभी तो 5 मिनट बाद इंटरव्यू है, अगली बार से 15 मिनट बाद इंटरव्यू। तो ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन, बैठ जा भाई, कहीं भी बैठ जा, ये मत देख कि गोरे के पास बैठेंगे काले के पास नहीं बैठेंगे, ये सब मत देख, कहीं भी बैठ जा, सब एक ही है। नहीं गोरे के पास बैठा है ऐसा नहीं देखना चाहिए, सब एक ही है, सब भगवान की बनाए। तो ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन ये जरूर लिख लेना भाई, सबने लिख लिया। एनी वेक्टर शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ डज नॉट चेंज, बताया था लास्ट क्लास में, लिखवाना रह गया था वो, ठीक है। एनी वेक्टर शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, अपने पैरेलल शिफ्ट करते जाएंगे तो हमारा रिजल्टेंट वही रहेगा, सेम रहेगा, मींस वेक्टर विल नॉट चेंज। और ट्रायंगल लॉ कम से कम याद है, पैरेललोग्राम लॉ भी देखा था हम लोगों ने, पैरेललोग्राम बनता था, कोई बात नहीं है। और फाइनली हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाला था कि रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आएगा, तो वैल्यू कितना आया था √a²। दो वेक्टर को ऐड किया तो दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो a² + b² + b cos थीटा √, ये होता था रिजल्टेंट का वैल्यू। थीटा क्या होता है भाई, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जो एब्सेंट थे जरा ध्यान देना, जो लेट आया उसमें से तो कोई एब्सेंट नहीं था ना लास्ट क्लास में। देखो भाई, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टू वेक्टर व्हेन देयर हेड्स आर मीटिंग और देयर टेल्स आर मीटिंग। पढ़ो फिर से क्या लिखा है, याद रहेगा, एब्सेंट वाले समझ लो। एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल नहीं समझा जाएगा क्योंकि हेड और टेल का मैचिंग है। हेड टेल का मैचिंग से एंगल नहीं निकालते, पहले इस ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हो और आगे बढ़ाओ, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ये ए वेक्टर है, कहीं भी जाएगा तो वो ए ही रहेगा, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर ए को आगे बढ़ा दिया अगर हम लोगों ने, तो ए का टेल और बी का टेल मैच हो गया, तो इसको बोलेंगे स्मॉलर एंगल। एक ये है लार्जर एंगल और ये है स्मॉलर एंगल, ये ले लेंगे। मीन्स दोनों का पहले टेल टेल मैचिंग करो या हेड हेड मैचिंग करो, और जो स्मॉलर एंगल बनेगा वो होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको आगे बढ़ाया तो ऐसा कंडीशन बन गया, समझो, इसको आगे बढ़ाया तो ऐसा कंडीशन बन गया। ये वाला लार्जर एंगल नहीं लेना है, स्मॉलर एंगल लेना है। दोनों का टेल टेल मैचिंग है, चाहो तो दोनों का हेड हेड मैचिंग कर सकते हो। ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, दोनों का हेड हेड मैचिंग किया तब भी एक ये एंगल है, एक इधर वाला एंगल है, बात एक ही है, स्मॉलर एंगल लेना है। अगर तुम दोनों का टेल टेल मैचिंग करते हो तो ये ए वेक्टर होता है, ये बी वेक्टर होता है, तो ये एंगल होता है। अगर ये ए का हेड बी का हेड मैच किया तो ये एंगल लिया, और ए का टेल एंड बी का टेल मैच किया तो ये एंगल लिया। दोनों एंगल तो एक ही है, अल्टरनेट एंगल। इसलिए टेल टेल मैचिंग तब लार्जर को छोड़ो स्मॉलर को लो, या हेड हेड मैचिंग तो भी लार्जर को छोड़ो स्मॉलर को लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर मिल जाएंगे। नल वेक्टर का दूसरा नाम क्या है, जीरो वेक्टर। तो लिखो इसमें ऐसे ही 1 मार्क्स का अगर आ जाए, एनी वेक्टर whose magnitude is 0 is a null or zero vector। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 के ऊपर एरो डाल के, 0 वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल देखो,
एक मान लो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर मान लो नॉर्थ की तरफ, ठीक है। एक डिस्प्लेसमेंट रमेश ने लिया 5 मीटर नॉर्थ की तरफ, गोलगप्पा मुंह में दबाया और फिर 5 मीटर साउथ की तरफ आगे बढ़ा। तो बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मीन्स S1 और प्लस S2। S1 वेक्टर, S1 के ऊपर जो एरो लगा रहे हैं वो सिर्फ इसको सिग्निफाई कर रहा है कि ये S1 वेक्टर क्वांटिटी है। ये नहीं कि वो राइट वर्ड एरो मतलब राइट वर्ड है। इसके बगल में हम लोग अगर मान लो S1 लिखते ऐसे और यहाँ पे एक एरो दिखाते तो ये एरो को ये रिप्रेजेंट करता है। इधर डायरेक्शन दिखा देते, ये लिखते S2 तो S2 का ऊपर जो दिखाते वो ऐसे ही दिखाते, क्योंकि ये तो बता रहा है कि S2 इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन S2 ये है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा। जीरो क्या मिलेगा, जीरो नहीं बोलना चाहिए, जीरो वेक्टर मिलेगा। अगर 2 मीटर आगे गए और फिर 2 मीटर बैक आए तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो वेक्टर। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इसलिए उसको वेक्टर की तरह ही बोलेंगे, तो जीरो वेक्टर है। इसलिए S1 प्लस S2 को जीरो लिखना ब्लंडर होगा। S1 प्लस S2 को जीरो लिखना क्या होगा, ब्लंडर होगा, क्योंकि इधर वेक्टर है, दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो एक वेक्टर ही निकलता है भाई, वेक्टर ही रिजल्टेंट बनता है, उसको स्केलर नहीं लिख सकते। स्केलर लिखना गलत होगा, इसलिए इसको वेक्टर बनाया, ठीक है। दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर को हमने ऐड किया तो रिजल्टेंट मिला जीरो वेक्टर। ये सब छोटे छोटे बात हैं, वो ध्यान रखने पड़ेंगे। चलो आगे हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर। ये समझ गए ना, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो वो जीरो वेक्टर है। मन में ये भी आता होगा कि अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन किधर, इसका डाउट है, आपने पूछा चाहे नहीं पूछा। अगर जीरो वेक्टर है तो चलो मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया, पर डायरेक्शन किधर, वेक्टर है तो डायरेक्शन होना चाहिए, तो डायरेक्शन किधर, तो इसके लिए भी एक सेंटेंस लिख लेंगे, जीरो वेक्टर हैव डायरेक्शन। डायरेक्शन तो है, ये कंफर्म्ड है, बट दिस डायरेक्शन इज indeterminate और undefined। अनडिफाइंड समझें या इनडिटर्मिनेट समझें, डायरेक्शन है जरूर, लेकिन किधर है वो नहीं बता सकते, वो डिफाइंड नहीं हो सकता। देखो अगर इसका वैल्यू होता और डायरेक्शन होता तो ऐसे दिखा देते, वैल्यू के प्रोपोर्शनल रखते हैं लेंथ, पीछे वाले ध्यान दो, वैल्यू जो भी वेक्टर क्वांटिटी का होता है उसके प्रोपोर्शनल लेंथ रखते हैं। मान लो S1 था 5 मीटर तो ऐसा लिख दिया, S1 होता अगर 2 मीटर तो ऐसा लिखते, S1 होता अगर मान लो हाफ मीटर तो ऐसा लिखते, S1 अगर होता 0.00001 मीटर तो ऐसा लिखते। लेकिन इसका वैल्यू ही जीरो हो गया तो एरो ना इधर दिखा सकते, ना इधर अपवर्ड दिखा सकते, ना डाउनवर्ड, तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट से रहेगा बस। इसका लेंथ है ही नहीं तो किधर, मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो इसका लेंथ ना इधर दिखा सकते, ना इधर दिखा सकते, ना इधर दिखा सकते, डायरेक्शन किधर दिखाएंगे। लेकिन ये जरूर जानेंगे कि जीरो वेक्टर है, इट मींस डायरेक्शन तो है, बस ये ऐसा छुपा हुआ है वो दिख ही नहीं रहा, बोल नहीं सकते किधर है डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन है इतना जरूर बोल सकते हैं, सिंस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए जीरो स्केलर से डिफरेंट किया गया जीरो वेक्टर। जीरो स्केलर तो जीरो ही है, लेकिन इसमें ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है बट डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट और अनडिफाइंड, बट है जरूर। अगर इसका कुछ वैल्यू होता तो उसको एरो से दिखा भी देते हैं, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड किधर भी। वैल्यू ही नहीं है तो कैसे दिखाएं, समझ गए। इसलिए डायरेक्शन तो रहता है। स्मॉल जीरो वेक्टर अगर हो गया तो एक पॉइंट की तरह रह गया, इसको दिखा नहीं सकते, तो ये सब जीरो वेक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, ये तो S1 को दिखा रहे हैं। बस ये जरूर फैक्ट है कि उसको डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट लिखो यूनिट वेक्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। नाम से ही क्लियर है क्या होता होगा ये, बोलो। एनी वेक्टर
whose magnitude is 1. लिखो any vector whose magnitude मतलब value is 1, मतलब यूनिटी, इसका वैल्यू ही 1 हो, वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट मान लो 1 मीटर हो गया नॉर्थ की तरफ, तो ये एक यूनिट वेक्टर की तरफ समझ सकते हैं। 1 वैल्यू का होना चाहिए, फोर्स है तो 1 न्यूटन तो होगा यूनिट वेक्टर। समझ गए? यूनिट वेक्टर का बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, समझो यूनिट वेक्टर का ही खेल है सबसे ज्यादा। इनमें से 3 यूनिट वेक्टर, देखो यूनिट वेक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इधर का यूनिट वेक्टर हो सकता है, इधर भी हो सकता है यूनिट वेक्टर, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। डायरेक्शन कितने हैं? डायरेक्शन कितने हैं? कितने डायरेक्शन है? इनफाइनाइट डायरेक्शन है। चलो इनफाइनाइट डायरेक्शन है, लेकिन हम लोग अपने एनालिसिस करने के लिए कितने मेन डायरेक्शन समझते हैं? मेन कितने डायरेक्शन है? 2 की 3 की 4 की 5 की 6 की 7 की 8। इनफाइनाइट तो है, बट अपने एनालिसिस के लिए तो कम ही किया हुआ है। डायरेक्शन जो होगा, कितने डायरेक्शन है? 8 सब गलत बोल रहे हैं। 6 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसलिए ओनली 3 एक्सिस यूज होता है। एक्स एक्सिस अगर राइटवर्ड है तो निगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्टवर्ड है, वाई एक्सिस अगर अपवर्ड है तो निगेटिव वाई एक्सिस डाउनवर्ड है, जेड एक्सिस अगर इधर है तुम्हारी तरफ तो माइनस जेड एक्सिस इधर है। 6 डायरेक्शन होंगे, इसलिए 3 एक्सिस में सारा खेल होता है। ये है एक्स वाई एंड जेड। एक्स एक्सिस ब्लू कलर से दिखाया, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है तो ये जेड एक्सिस है। ये तो समझते हो ना, एक्स वाई जेड। ऐसा तो नहीं खाली एक्स वाई पढ़ा है, जेड नहीं पढ़ा, ऐसा तो नहीं है ना। एक्स वाई जेड 3 होते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अगर एक ही प्लेन में हो कोई पॉइंट तो सिर्फ एक्स और वाई से काम चल जाएगा, लेकिन कहीं भी हो तो एक्स वाई जेड, स्पेस में कोई होगा तो एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये 3 एक्सिस क्यों लिया? लेफ्टवर्ड राइटवर्ड के लिए एक्स एक्सिस, अपवर्ड डाउनवर्ड के लिए वाई एक्सिस, तो इधर वाले के लिए जेड एक्सिस, तो 6 डायरेक्शन। अब हम लोग एक प्लेन में बात करेंगे तो 4 डायरेक्शन, तो अभी ग्राउंड पे बात करते हैं तो 4 डायरेक्शन बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्योंकि ग्राउंड पे ही चलना है, उड़ने तो है नहीं, तो इसलिए इधर वाला छोड़ देते हैं। 4 डायरेक्शन ज्यादा फेमस है, लेकिन होते तो है 6 डायरेक्शन। तो 6 डायरेक्शन के लिए 3 एक्सिस है। चलो देखो, यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट डायरेक्शन है बट स्टैंडर्ड 6 डायरेक्शन है। अब ये 6 डायरेक्शन है तो यूनिट वेक्टर कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है। ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जो आपको अभी बताया जा रहा है, ये आज के बाद आपको याद ही रहने चाहिए, भूलोगे ही नहीं। 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं जो सारे फिजिक्स वाले और मैथ्स वाले सब जानते हैं। वो है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप है यूनिट वेक्टर, लिख लो, अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और के कैप ये भी यूनिट वेक्टर along positive z axis। 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं known to all। ये वाला 1 वैल्यू का, इसको लिखा आई कैप। ये इधर है, ये भी 1 वैल्यू का है, इसको लिखा जे कैप। और इधर है हमारा के कैप। के कैप के अपोजिट में एक यूनिट वेक्टर अगर हमको दिखाएं तो ये माइनस के कैप होगा। माइनस करने से डायरेक्शन रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, आई कैप इधर है तो इधर अगर यूनिट वेक्टर एक होगा तो
उसको माइनस आई कैप लिखेंगे। माइनस कर देने से डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगे बस। सो 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। उसी का नेगेटिव करते हैं तो अपोजिट वाला। इस तरह से 6 डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, ऐसे तो यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट ये 3 स्टैंडर्ड हैं और ये सबको याद रखने हैं। वाई की तरफ क्या है यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस की तरफ क्या है यूनिट वेक्टर, जे कैप, जे कैप, आई कैप, के कैप। इस तरह से ये 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हुए। अब देखने हैं हम लोगों को, यूनिट वेक्टर समझ गए, नल वेक्टर समझ गए, जीरो वेक्टर। अब जो मेन चीज जानने हैं वो है रिजॉल्विंग ए वेक्टर पॉइंट। रिजॉल्विंग ए वेक्टर पॉइंट की देखो, वेक्टर में तो ऐसे मैथ्स का टॉपिक है तो हम लोग फिजिक्स वाले के हिसाब से जो जो जरूरी है वो हम लोग पढ़ रहे हैं और उसको अच्छे से पढ़ना है। फिजिक्स में यूटिलिटी हो तो कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। रिजॉल्व करना है एक वेक्टर को, रिजॉल्विंग को ऐसे समझ सकते हो, स्प्लिटिंग करना चाह रहे हैं, समझो स्प्लिट करना चाह रहे हैं, 2 पार्ट में 3 पार्ट में स्प्लिट करना चाह रहे हैं। रिजॉल्विंग ए वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना हो, ये होता है अपोजिट ऑफ एडिशन। कैसे, ये कैसे समझे? अपोजिट ऑफ एडिशन तो सबट्रैक्शन होता है, तो ये किस सेंस में है भाई? तो यहां समझो, लिखना बंद करो। वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एक रिजल्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर ऐड किया तो क्या मिला? रिजल्टेंट वेक्टर मिला। यही होता था, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऐड किया तो रिजल्टेंट वेक्टर मिला। इट मीन्स 2 वेक्टर को कंबाइंडली एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स 2 के बदले में 1, 2 वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट, जितना इन दोनों का इफेक्ट होगा वो इसका अकेले का होगा, तभी तो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? मतलब दोनों अगर एक्ट करते हैं तो दोनों के बदले में ये अकेले एक्ट करे, वही इफेक्ट आएगा। पेन छोड़ दे भाई। तो एडिशन होता है मल्टीपल मेनी वेक्टर कन्वर्टेड इनटू सिंगल। एडिशन यही होता है। अगर 3 वेक्टर ऐड करो, a प्लस बी प्लस सी मिल करके हुआ R, तो इसका मतलब ए बी सी तीनों को हटा करके एक रिप्लेस करो, रिजल्टेंट। तो इसका अपोजिट है कि एक R एक वेक्टर है, इसको ऐसे 3 पार्ट में या 2 पार्ट में स्प्लिट किया। मान लो A पार्ट या R1 पार्ट मान लो कर दिया और R2 पार्ट कर दिया, सच दैट कि दोनों को जब ऐड करें तो हमें ओरिजिनल मिल जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिजॉल्व करना या स्प्लिटिंग करना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऐड करना। यही होता है, 2 मिल करके एक बन जाए तो वो एडिशन है, और एक का स्प्लिटिंग किया सच दैट कि इन दोनों को ऐड करने पे ये मिल जाए, तो ये प्रोसेस रिजॉल्व करना है। इसी वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया। अब रिजॉल्व 2 पार्ट में करो या 3 पार्ट में करो या 10 पार्ट में करो। अगर 10 पार्ट में करते हो तो ऑल 10 पार्ट्स एडेड टुगेदर विल प्रोड्यूस रिजल्टेंट। 3 पार्ट में करो तो तीनों ऐड करो, मिल जाएगा रिजल्टेंट। तो अपोजिट हुआ कि नहीं? एडिशन का एडिशन ये है और स्प्लिटिंग या रिजॉल्विंग ये है। यह सब्ट्रैक्शन वाला वो अलग सेंस है। सब्ट्रैक्शन अभी तक पढ़ा नहीं है, नहीं जानते। एडिशन तो पढ़ा है, मेनी वेक्टर कन्वर्टेड इनटू सिंगल इक्विवेलेंट, और ये है सिंगल इक्विवेलेंट कन्वर्टेड इनटू मेनी पार्ट्स सच दैट ऑल वेक्टर्स व्हेन एडेड टुगेदर प्रोड्यूस द सेम ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, लिखो इसको। रिजॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, रिजॉल्विंग ए वेक्टर इनटू many parts means all parts when added vectorially produce the original vector.
Resolving a vector into many parts means all parts when added vectorially produce the original vector as the resultant. चाहे वो 2 पार्ट हो या 4 पार्ट हो या 40 पार्ट हो या 50 पार्ट हो, उससे मतलब नहीं है, सारे पार्ट्स ऐड करेंगे वेक्टोरियली तो मिलेगा रिजल्टेंट, वही जो ओरिजिनल जिसका स्प्लिटिंग किया था। वैसे हम लोग 2 पार्ट और 3 पार्ट वाला ही पढ़ने हैं, तो 2 पार्ट वाले पे आज पहले फोकस करेंगे। यूनिट वेक्टर सबको समझ में आ गया? अब रिजॉल्व करने का बेसिक बात समझेंगे, क्या हुआ रिजॉल्व करना, इसके डिटेल पे आएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट देखें हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड पे ही तुम कंटिन्यूड रहना भाई। मीनिंग समझे, इसके बाद लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। अभी तो छोटे छोटे पॉइंट मीनिंग बता रहा हूँ, मीनिंग क्लियर होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे इसमें। फिर इसी में लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, और पहले बोर्ड पे देख के समझ लिया जाए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या हुआ। हम लोग देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, मान लो ए, इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ध्यान से समझना, ये मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में होता है, डिवीजन नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर ए, वेक्टर ए को मान लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर ए को हम लोग मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, किसी ए वेक्टर में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या है, 2 पॉसिबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाई सम स्केलर, स्केलर से मल्टीप्लाई किया, और बाई सम वेक्टर, मान लो वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया। अगर स्केलर से मल्टीप्लाई किया, मान लो के से मल्टीप्लाई किया, स्केलर मान लो के है, 2 3 4 हाफ माइनस हाफ कुछ भी, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ए वेक्टर में तुमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या होगा, एक न्यू वेक्टर प्रोड्यूस होगा। इसका क्या प्रोड्यूस होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। और अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, चाहे तो ए को बी के साथ डॉट से मल्टीप्लाई करो या ए को बी के साथ क्रॉस से मल्टीप्लाई करो। डॉट से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट बिटवीन 2 वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग पढ़े होंगे शायद, और इसको बोलते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट अलग से 2 आवर्स लगेंगे, डॉट प्रोडक्ट अलग से कम 2 आवर्स लगेंगे, और ये तो खैर 10 मिनट में अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 2 आवर्स के अलग हैं क्लास, बाद में देखेंगे, क्योंकि डॉट और क्रॉस पे बड़े सारे फिजिक्स में फॉर्मूला हैं, ये अगर नहीं जानेंगे तो बेकार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला में तुम्हें दिखा रहा हूँ, वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फोर्स वेक्टर दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तब जाके वर्क डन मिलता है। और होता है एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, लीनियर मोमेंटम और आर वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब जाकर के हमें एंगुलर मोमेंटम मिलता है। तो ये सब आएगा चैप्टर 7 में, ये आएगा चैप्टर 6 में, तो उसमें सब यूज होता है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये सब काम होगा। ठीक है, अभी तो बस बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर के जो 2 मोड हुए, चाहे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो 2 अलग अलग मीनिंग वाले हो गए, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा वो अभी देखना है। पर्पस हमारा इतना ही था अभी कि ये वाला दिखाएं, लेकिन आपको साथ में ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई ये भी होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय सम स्केलर, क्या देखेंगे, लिखना बंद रखो भाई, एक ही साथ सब लिखेंगे। अब देखो मल्टीप्लिकेशन किया है के स्केलर से किसी वेक्टर को,
तो जब भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 से मल्टीप्लाई करें, 0 से मल्टीप्लाई करें, कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा, एक न्यू वेक्टर प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लो ए वेक्टर, क्या है ये, ए वेक्टर है, कुछ वैल्यू होगा, कुछ डायरेक्शन भी है, तो 2a वेक्टर क्या होगा, तो 2a वेक्टर ये है, जिसका डायरेक्शन तो सेम रह जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड उससे डबल हो जाएगा, इसको बोलेंगे 2a वेक्टर। अगर ये है a वेक्टर तो ये क्या है, 2a वेक्टर, तो ये क्या है, ये है -1 इंटू a वेक्टर, दैट इज -a वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, -2a वेक्टर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला a वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, 3a वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि a वेक्टर था ऐसे इतना बड़ा लेंथ का था, तो ऐसा इसको 3a वेक्टर बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, -3a वेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे, हाफ a वेक्टर। इट मीन्स हाफ से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड हाफ हो रहे हैं, डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड हाफ होगा, और इसको क्या बोलेंगे, -12 इंटू a, मीन्स ये जो प्रोड्यूस हुआ वो एक वेक्टर प्रोड्यूस है, मान लो d वेक्टर प्रोड्यूस हुआ जो कि -12 a है, ये वेक्टर मान लो प्रोड्यूस हुआ तो वो मान लो c वेक्टर है, हाफ a। तो किसी भी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके मैग्नीट्यूड को इतना ही टाइम्स कर देता है, k टाइम्स, और डायरेक्शन वही रहेगा, कब, जब ये स्केलर पॉजिटिव है तब। न्यू वेक्टर जो प्रोड्यूस होगा वो इस वेक्टर से हाफ वैल्यू का होगा बट डायरेक्शन सेम। ये जो न्यू वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है डी वेक्टर, वो ओरिजिनल जो वेक्टर ए था उसका हाफ वैल्यू का होगा बट ओरिजिनल के अपोजिट डायरेक्शन का होगा, क्योंकि ये वाला था ना ए वेक्टर तो ये था। इसका इतने एग्जाम्पल से क्या क्लियर हुआ भाई, तो एग्जाम्पल से ये क्लियर हुआ कि कोई ओरिजिनल वेक्टर था, उसमें अगर हम लोग पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन सेम रहता है, मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है। k से मल्टीप्लाई करोगे k टाइम्स हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स तो होगा वैल्यू बट डायरेक्शन विल बी रिवर्स। डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ऐसा नहीं कि चेंज होकर के उधर हो जाएगा इधर हो जाएगा, माइनस करने से जस्ट अपोजिट होगा। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स हो गया, डायरेक्शन सेम, और -3 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड तो कितना 3 टाइम्स, -3 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स 3 टाइम्स, बट डायरेक्शन अपोजिट हो गया। हाफ से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन सेम और वैल्यू हाफ हो गया। मीनिंग समझ में आया ना, स्केलर कुछ भी हो सकता है। चलो ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर में तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 0 वेक्टर। 0 स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0 वेक्टर, क्योंकि 0 टाइम्स कर देगा इसके मैग्नीट्यूड को, मींस 0 बन जाएगा। लेकिन वेक्टर तो वेक्टर ही रहेगा, अपना कैटेगरी नहीं छोड़ेगा, कैटेगरी वेक्टर है वो वेक्टर ही रहेगा, भले उसका वैल्यू 0 क्यों ना हो जाए। समझ गए? तो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल ये बताया, और इसका मीनिंग ये हो गया, if c is equal to k times a, लिखना मतलब if c a vector is equal to k times vector a, then ये बता रहा हूं मैं मीनिंग इसका क्या होगा। मल्टीप्लाई किया स्केलर से तो इसका क्या मीनिंग हुआ, if c is equal to k times a, it means c का डायरेक्शन, c का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो होगा k का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई a का मैग्नीट्यूड। यही हुआ अब तक का, तो यही समझा हमने। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 का वैल्यू इंटू a का वैल्यू, मैग्नीट्यूड तो यही होगा। एंड डायरेक्शन ऑफ c विल बी इन द सेम डायरेक्शन, इसको लिखते हैं सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द a। c जो रिजल्टेंट प्रोड्यूस होगा वेक्टर, उसका डायरेक्शन वही a वाला रह जाएगा इफ k इज पॉजिटिव। बोलो ऐसा ठीक है लिखना, k पॉजिटिव हुआ तो सेम डायरेक्शन,
C अपोजिट टू वेक्टर A हो जाएगा। कब भाई? इफ K इज नेगेटिव एंड C विल बी अ जीरो वेक्टर इफ K इज इक्वल टू 0। इसलिए तीनों पॉसिबिलिटी देख ली हम लोगों ने। तो ये वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने का क्या मीनिंग है, वो ये है मीनिंग। अगर हमने स्केलर के से मल्टीप्लाई किया वेक्टर ए में, तो इट विल प्रोड्यूस अनदर वेक्टर, चाहे सी हो चाहे डी हो चाहे जो भी तुम्हें रखना हो रख लो नाम। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस हिसाब से डिसाइड होगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या जीरो है, उस हिसाब से होगा। डायरेक्शन अनडिफाइंड भी हो सकता है और सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, बट वैल्यू जरूर होगा। रिजल्टेंट जो मिला है हमें वो ये है k टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a। क्लियर हुआ? कोई वेक्टर लेंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मीनिंग हुआ, और 5 से करेंगे तो क्या मीनिंग हुआ, -5 से करेंगे तो क्या मीनिंग हुआ, -1/5 से करेंगे तो क्या मीनिंग हुआ। कितने लोगों को क्लियर हुआ? हाथ उठाओ। सब समझ गए? चलो लिखो इसको। लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखेंगे। 50 के लेफ्ट में लिखो चाहे 51 के लेफ्ट में लिखो, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। दो लोगों के अटेंडेंस में कंफ्यूजन है, एक है प्रांजल शर्मा और एक है मिहिर भट्ट। आए हैं? मिहिर भट्ट कौन है? मिहिर भट्ट एब्सेंट है। चलो ऐसे हर बार चेकिंग नहीं होगा, अभी तो स्टार्टिंग में है तो ऐसा कंफर्मेशन लिया जा रहा है। आगे फोन चला जाएगा बिना कंफर्मेशन लिए, इसलिए रोल नंबर लिखना जरूरी है। बोलो। मल्टीप्लिकेशन दिखाने के लिए ब्रैकेट यूज करें? नहीं, कुछ भी यूज करो, डॉट यूज करो, ये तो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन है। या तुम कुछ मत यूज करो, के ए हो गया, या ब्रैकेट यूज कर लिया, वो सब अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है। ये वेक्टर और वेक्टर में होता है तब डॉट और क्रॉस का मीनिंग बदलते हैं। जब हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो तुम कुछ भी लिखो, ब्रैकेट दो, क्रॉस करो, डॉट करो, सब एक ही बात है। ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब दोनों तरफ वेक्टर हो। वैसे जो लास्ट बेंच होता है ना, लास्ट बेंच, वो बैच वाले स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। वो तब होता है जब दूसरे बैच पे कोई कवर करने आया है तो वो पीछे बैठ के कवर करता है। मतलब हर बैच में ऐसा पैरेलल चलता है ना बैच, MWF TTS, तो ये होता है कि दूसरे बैच वाले आ गए तो आगे ना आकर के बैठ जाएं, उसके लिए लास्ट बेंच होता है। जो बैच चलता है उसके स्टूडेंट के लिए लास्ट बेंच नहीं होता। आप लोग लास्ट बेंच बैठ जाते हैं। पीछे जो बैठते हैं मुझे लगता है कि दूसरे बैच का है कवर करना। लिखिए यहाँ तक। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट वो बाद की बात है, उसके ध्यान अभी नहीं देना है। बस बता दिया कि वेक्टर वेक्टर में होगा तो डॉट का मीनिंग अलग है, क्रॉस का मीनिंग अलग। क्या मीनिंग है वो तो आगे देखा जाएगा। अभी मल्टीप्लिकेशन था, ये स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया एक वेक्टर में। स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो इस तरह के एग्जाम्पल्स लिख लिए। एग्जाम्पल्स दिखाओ, पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिखाएंगे और तब ये हो गया फैक्ट। ऐसे बोला तुम भी लगा देना, ऐसा ना कि कंफ्यूज हो जाए कि इसका ये लिखा है या किसका लिखा है, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो एग्जाम्पल दिखा दें। इसको लिखो, नहीं लिख रहा, लिख लो, उसका डाउट पूछना।
निकाल दिया बॉटल, ब्रेक होगा उसके लिए, ब्रेक दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाए क्या भाई? ब्रेक जैसा लग रहा है क्या? खाने पीने का शौकीन है ना, पीछे बैठ गया, इसलिए आधे आधे घंटे पर चाहिए खाने के लिए मिले जाते। लिख लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए स्केलर, ये है। प्राइज टेस्ट था तो आज किसी को प्राइज भी मिलेगा। अब देखो रिजॉल्विंग ए वेक्टर का मीनिंग तो समझ गए थे, अब हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने देखा, अब कुछ प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट के नाम पे तो ये सब लिख लिया, अब प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों के पास प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले पेजेस हैं, उनमें जाकर प्रैक्टिस करेंगे। इधर तो रिलेवेंट पेजेस हैं जो डिस्कशन में लिखे हैं, कॉन्सेप्चुअल बात। प्रैक्टिस पेज जो स्टार्ट होता है तुम्हारा, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, वो है पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 से क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और कुछ केवी के क्वेश्चंस हैं, कुछ दूसरे जो स्कूल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके क्वेश्चंस हैं इसमें। तो पेज नंबर 80 के लेफ्ट में अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो तुम्हें रिजॉल्व करने का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन तो समझ गए, अच्छा एक बात बता दो पहले, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन तो एक्सिस है, ये सबको पता है। अगर एक डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर का एक्स डायरेक्शन में, तो उसको क्या लिखें? 3 इंटू आई कैप, क्योंकि आई कैप स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, सबको पता है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। अब वो यूनिट वेक्टर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद ही 1 वैल्यू का है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 वैल्यू का मिल जाएगा। इसलिए ये हो गया 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 मीटर, किधर? अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरह से मान लो एक वेलोसिटी है जो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, क्या लिखोगे? माइनस ऑफ 10 जे कैप मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों? देखो किसी भी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं तो उस वेक्टर का वैल्यू, वेक्टर में क्या होता है, एक वैल्यू होता है और एक डायरेक्शन दिखता है, वैल्यू एंड डायरेक्शन। तो वैल्यू तो ठीक है भाई, वैल्यू तो मैग्नीट्यूड लिख दोगे, डायरेक्शन के लिए ही हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर कैप लगाते हैं। कोई भी यूनिट वेक्टर है उसको यू लिख सकते हैं, कैप लगाएंगे। अब उस कॉन्टेक्स्ट में यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो सिचुएशन बताएगा, लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के लॉन्ग जे कैप और के लॉन्ग के होगा जेड एक्सिस के लॉन्ग, वो तो स्टैंडर्ड है, सब जानते हैं। देखो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन यही है किसी भी वेक्टर का, कि कोई भी वेक्टर में एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन, जो कि शोन होता है यूनिट वेक्टर से। फिर से समझो, किसी भी मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर में क्या है, दो चीज तो दिख रहा है, बिहेवियर तो बाद में दिखेगा ना कि ट्रायंगल लॉ फॉलो कर रहा है, पैरेललोग्राम लॉ फॉलो कर रहा है, एडिशन का या नहीं, वो तो बाद में जब यूज करेंगे तब पता लगेगा। लेकिन डायरेक्टली तो देखना चाहिए ना दो चीज, क्या क्या? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन। जोर से बोलो, क्या लिखना चाहिए? तो मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, किसी वेक्टर को लिखा जिसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड छुपा हुआ है और डायरेक्शन भी शो करते हैं यूनिट वेक्टर से। अगर तुम्हारा इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आई कैप से मल्टीप्लाई करो, जितना वैल्यू है। अभी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तुमने जिस प्रिंसिपल से लिखा वो प्रिंसिपल यही है कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू था 3 मीटर और एक्स एक्सिस के अलोंग था तो आई कैप से मल्टीप्लाई किया, मिल गया। सिमिलरली अभी मैंने पूछा कि वेलोसिटी भाई 10 मीटर पर सेकंड है,
तो वेलोसिटी का वैल्यू और यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बोला 10 मीटर पर सेकंड का है वैल्यू और डायरेक्शन किधर भाई, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बोला था ना, निगेटिव वाई एक्सिस तो उधर का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल गया -10 जे कैप और यूनिट हम लोग बाद में लिख सकते हैं। टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर क्वांटिटी स्टैंडर्ड वे यही है, वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू शो direction of a vector quantity. Unit vector is used to show the direction of any vector quantity. अब देखो ये 3i कैप हो गया। अगर कोई मान लो फोर्स है 5 न्यूटन का फोर्स है along नेगेटिव z एक्सिस, क्या करेंगे? कितना वैल्यू का बोला था? 5 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में बोला था? नेगेटिव z एक्सिस की तरफ, दैट इज माइनस ऑफ k कैप। तो ये मिल गया माइनस ऑफ k कैप न्यूटन। आप चाहते तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे, स्टैंडर्ड मेथड ये है, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। आप डायरेक्ट ही बोल लेंगे माइनस ऑफ 5 k कैप, ये हो गया फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अगर मान लो 3 वैल्यू का है तो ये हो गया 3j कैप, और ये अगर मान लो 2 वैल्यू का है तो ये हो गया 2k कैप, और ये अगर 5 वैल्यू का है तो ये हो जाएगा -5i कैप। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबका? एब्सेंट वाले पहलवान, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। चलो यहाँ तक क्लियर है अगर, तो स्टैंडर्ड वे हुआ यही। नोट का पॉइंट लिखो, नोट का पॉइंट लिखो। टू रिप्रेजेंट, पेज नंबर 80 के लेफ्ट में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर क्वांटिटी, टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर क्वांटिटी we use the standard method as follows। और वो स्टैंडर्ड मेथड क्या है? a वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a, ये मल्टीप्लाई किया, और ये है यूनिट वेक्टर in the direction of A। और ये क्यों यूज किया है? टू शो द डायरेक्शन। Hence unit vectors are used to represent the direction of any vector। Represent direction of any vector। तो यूनिट वेक्टर का यूज तो समझ गए एक, कम से कम। क्वेश्चन है, मान लो रिजॉल्व द वेक्टर f as shown into its rectangular components। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, 10 न्यूटन का मान लो फोर्स है,
इसको रिजॉल्व करने हैं। अब ध्यान से समझना, यही मेन चीज है। अब आगे हम लोग खड़े हो जाओ सब, एक बार दे रहा हूँ ऑक्सीजन लेने के लिए। ऑक्सीजन ले लो भाई, ऑक्सीजन ले ले पहलवान। आवाज तो आया, ऑक्सीजन ले रहा है। पहलवान लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं तो आवाज भी आती है। तो अभी देखने जा रहे हैं हम लोग रिजॉल्विंग ए वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सही है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अभी देखेंगे रिजॉल्विंग ए वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या देखेंगे? फिर से बोलो। चलो बैठ जाओ भाई, ये देख लेंगे, उसका ब्रेक कर देंगे। देखो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करना मतलब बताया था, स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू some parts such that when all parts are added together it will produce the original vector। original vector produce करना चाहिए। अब देखो किसी वेक्टर को रिजॉल्व तो बड़े सारे पार्ट में किया जा सकता है, लेकिन अपना इंटरेस्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्वेश्चन में ये कह रहा है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब आई जे के वाला। रेक्टेंगुलर मतलब जो आपस में परपेंडिकुलर हो। रेक्टेंगुलर में यही होता है, आपस में परपेंडिकुलर। देखो किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने के कितने ऑप्शन हो सकते हैं, लिखना बंद करो। कितने ऑप्शन हो सकते हैं? तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अगर दो पार्ट में रिजॉल्व करने हैं तो एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, दोनों को ऐड करेंगे मिल जाएगा ये रिजल्ट। एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये भी हो जाएगा। एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये भी हो जाएगा। ट्रायंगल लॉ कहता ही है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर, ये भी हो जाएगा। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये भी हो गया। उसका दो पार्ट जिसको कि ऐड करें तो हमारा ओरिजिनल मिल जाएगा। इसलिए इसके इनफाइनाइट पॉसिबल पेयर्स हैं। कहीं ले जाओ यहाँ ले आओ, हो गया रिजल्ट। कहीं ले जाओ यहाँ ले आओ, कहीं ले जाओ यहाँ ले आओ। तो कितने पेयर हैं पॉसिबल? इनफाइनाइट पेयर पॉसिबल है। कहीं भी ले जाओ, यहाँ से यहाँ ले गए फिर यहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ ले गए फिर यहाँ ले आए, यहाँ ले जाए फिर यहाँ ले जाए। सो इनफाइनाइट पॉसिबल पेयर्स हैं फॉर द सेम वेक्टर। लेकिन अपना इंटरेस्ट इन सब में नहीं है, अपना इंटरेस्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब दोनों आपस में पार्ट जो होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, उससे फायदा होगा। इसलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इंटरेस्ट होता है। फायदा क्या होगा भाई? इस वेक्टर को अगर रिजॉल्व करने हैं तो अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में परपेंडिकुलर हो तो एक एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, एक वाई एक्सिस पे ले लेंगे, तो ये वाला कुछ आई कैप हो जाएगा। मान लो 3 वैल्यू है 3 आई कैप हो जाएगा, 2 वैल्यू है 2 जे कैप हो जाएगा। मीन्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ऐड करने से हम लोग आई के टर्म में और जे के टर्म में लिख करके और इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए इंटरेस्ट अगर ऐसे वैसे करोगे तो उसको आई जे के में इसको तो आई लिख दोगे, लेकिन ये वाला वेक्टर को स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड वेक्टर में इजीली रिप्रेजेंट कर पाए उसके लिए क्या चाहिए हमें? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या चाहिए? इसको कंपोनेंट बोलते हैं किसी एक वेक्टर का। ये है कंपोनेंट, ये है एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट, ये है वाई एक्सिस का कंपोनेंट। ठीक है, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हुए, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड द अदर अलोंग वाई एक्सिस। इसका और भी नाम है, इसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। मान लो वेक्टर ए है ये, इसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। इसको क्या बोलेंगे? वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, या फिर बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस। प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, प्रोजेक्शन का। देखो ये अगर एक वेक्टर है तो ये जो इसका शैडो बन रहा है वो इसका वाई एक्सिस, अगर ये वर्टिकल वाई एक्सिस, इसका प्रोजेक्शन है। ऐसे कर रहा हूँ तो ये देखो प्रोजेक्शन कम हो रहा है, ऐसे करेंगे एक्स प्रोजेक्शन वाई प्रोजेक्शन बढ़ता जाएगा। तो प्रोजेक्शन ही तो है। इसका इधर वाला कंपोनेंट ये है और इधर वाला ये है। अब इधर से लाइट थ्रो करें तो शैडो इतना बड़ा होगा। तो ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया, एक वर्टिकल हो गया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया। इस वेक्टर को लिख पाएंगे ये वाला और प्लस ये वाला, ट्रायंगल लॉ से। तो वही चीज है यहाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अपना इंटरेस्ट है, इसलिए क्या करेंगे? इसको एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें और एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और इस तरह से हमें ये मिल गए इसके दो कंपोनेंट। मान लो ओ है, ये ए है, ये बी है। तो जो ओ ए वेक्टर को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, जो कि फोर्स वेक्टर है ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर को हम लोगों ने रेक्टेंगुलर पार्ट में दो डिवाइड कर दिया। इसको बोल सकते हैं ट्रायंगल लॉ से ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ये प्लस ये कर सकते हैं। लिखो मत भाई पहलवान पीछे वाले,
इस वेक्टर को रिजॉल्व करने थे, इस फोर्स को रिजॉल्व करने थे, रिजॉल्व करके लिखने हैं। इस फोर्स को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो रिजॉल्व करके ही लिखने पड़ेंगे, इसका और कोई उपाय नहीं है। इसको डायरेक्ट ऐसे कैसे लिखोगे, कितना वैल्यू किस डायरेक्शन में, वैल्यू तो ऐसे लिख दिया, डायरेक्शन किधर पता ही नहीं। तो इसलिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर तो एक्स और वाई के लॉ है। तो इसको लिख दिया हम लोगों ने OB प्लस BA। किससे लिख दिया भाई, फ्रॉम कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। पेन चल रहे हैं कुछ लोगों के। तो ये हो गया FO OB वेक्टर को क्या लिखें भाई, तो अगर ये F है तो F cos 30, F cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा कितना, F sin थीटा। कैसे भाई, तो अगर sin थीटा लिखते हो इस वाले ट्रायंगल में, sin थीटा लिखते हो, एब्सेंट थे वो ज्यादा ध्यान देना, बताया था लास्ट क्लास में। अगर sin थीटा लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा बताओ, sin थीटा AB डिवाइडेड बाई OA, AB डिवाइडेड बाई OA, और AB डिवाइडेड बाई OA क्या है, F है। बोलो भाई, एब्सेंट वाले तुम्हारे चलते भी करा रहे हैं। sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन OA। AB हमें चाहिए, OA तो F है, इसलिए AB इज इक्वल टू क्या मिला, F sin थीटा मिला, इसलिए AB को F sin थीटा लिख दिया। सिमिलरली cos थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, cos थीटा इज बेस कितना, OB डिवाइडेड बाई वही F, OB डिवाइडेड बाई F, इसलिए OB का वैल्यू क्या हो गया, F cos थीटा, इसलिए ये F cos थीटा लिखा, ये F sin थीटा लिखा। समझ गए। तो अब देखो ध्यान से, इस वेक्टर को लिखना चाह रहे हैं हम लोग, तो अब ऐसा लिख सकते हैं कि ये वेक्टर OB वेक्टर लिख रहे हैं। अब OB वेक्टर को क्या लिखे भाई, तो OB वेक्टर में 1 वैल्यू का होता तो i कैप, 2 वैल्यू का होता तो 2i कैप, 3 वैल्यू का होता तो 3i कैप, 4 वैल्यू का होता तो 4i कैप। कितना वैल्यू का है, कितना वैल्यू का है, ये cos थीटा वैल्यू का है, तो इसको क्या लिखेंगे, cos थीटा i कैप। 3 वैल्यू का होता तो 3i कैप लिखते हैं। F cos थीटा का वैल्यू का है, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया ये 10 है अगर तो 10 cos थीटा, और ये 10 है तो ये 10 sin थीटा, 5 है, 10 cos थीटा है, इसलिए ये लिखा। और इसको क्या लिखोगे, F sin थीटा, और j कैप, क्योंकि 1 वैल्यू का होता तो j कैप, 2 का 2j कैप। भाई पीछे वाला फिर लिख रहा है, खड़े कर दूंगा। तो F sin थीटा वैल्यू का है, तो उसको कैसे लिखोगे, F sin थीटा j कैप, जो स्टैंडर्ड तरीका है उसी से लिखेंगे। शॉर्टकट मारोगे गड़बड़ करोगे, बाद में शॉर्टकट करना। स्टार्टिंग में यूनिट वैल्यू होता तो j कैप लिखते, 2 वैल्यू होता 2j कैप, 3 वैल्यू 3j कैप, और F sin थीटा वैल्यू तो F sin थीटा j कैप। ऐसा ये लिख दिया। इसको बोलते हैं x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स वेक्टर। इस वेक्टर का हुआ x कंपोनेंट, i कैप प्लस Fy j कैप, ये हो गया। जो कि हम लोगों ने अगर इसका वैल्यू रखें तो क्या लिखेंगे, 10 cos 30 डिग्री i कैप, हाँ नहीं 10 cos 30, ये कितना था 10 sin 30 डिग्री लिखना, मतलब ही 10 sin 30 डिग्री j कैप, इसलिए इसको लिख देंगे कितना, √3/2, यानी कि 5√3 i कैप प्लस 5 j कैप। ये फोर्स हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यही है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस वाला भी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 का ही समझे। इन दोनों को ऐड किया तो ये मिल जाएगा ना रिजल्टेंट, और इन दोनों को ऐसा पार्ट में हमें इसको स्प्लिट करना है। इसके तो मैनी पॉसिबिलिटी देखा था तुमने, कहीं ले जाओ वहां ले आओ, कहीं ले जाओ यहाँ ले आओ, बड़े सारे पेयर्स हैं, बट हमें इंटरेस्ट किसमें है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। इसलिए रेक्टेंगुलर मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सच दैट कि एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे आ जाए और क्लियरली हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए स्टैंडर्ड वे में। लिख लो, उसके बाद पानी में पी लो।
जिसको पानी पीना होगा पानी पी लेगा। मैं 2-3 मिनट के बाद स्टार्ट करूँगा, 2 मिनट के बाद। लिख लो, 2-3 मिनट टाइम दे रहा हूँ। आप जिसको जो डाउट होगा वो डाउट निकाल लेगा, डाउट क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक का क्लियर होना चाहिए। चलो पानी पी लो। निकाल लो भाई आज का न्यूटन में लगेगा। न्यूटन लगा देना भाई, आइंस्टीन लगा दो, न्यूटन लगा दो। रिप्रेजेंट कर लिया ना। कितने में कोई परेशानी हो तो वो ढूंढो। क्या यूज किया उसमें? 30 डिग्री दिया हुआ था ना, क्या यूज किया? अच्छा ठीक है, 30 डिग्री यूज करेगा ना। कैप का मतलब क्या होता है? कैप का मतलब क्या पहना दिया? यूनिट वेक्टर है, यूनिक होना चाहिए ना थोड़ा अलग। वेक्टर तो बड़े सारे हैं, कितने सारे वेक्टर्स हैं, बड़े सारे वेक्टर हैं। उनमें स्टैंडर्ड है तो उसको तो जैसे होता है ना, महाराजा होता है तो उसको पहना देता है सर पे ताज। तो वैसे ही वही यूनिट वेक्टर तो भाई स्पेशल है, सबको पता होना चाहिए, इसलिए इसके ऊपर पहना दिया कैप। यूनिट वेक्टर, वन वैल्यू का वेक्टर यूनिट वेक्टर, ठीक है। देखो भाई, किसी का अगर मान लो पहले के क्लास में किसी का कंफ्यूजन हो तो उसके करस्पॉन्डिंग वीडियो लेके कवर कर ले। मान लो क्लास मिस हो गया या फिर किसी तरह से कम समझ में आया तो चाहे तो आप डाउट पूछ लो, 2-4 मिनट का है तो डाउट पूछ लो। कभी कभी ऐसा होता है ना, सर दर्द कर रहा है फिर भी क्लास में आ गए, भाई फीवर है तब भी क्लास में आ गए, तो आधा समझे तो भाई उसका वीडियो लेकर के उसको पूरा करो, क्योंकि फिजिक्स में कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं होता। पूरा समझेंगे नहीं तो नहीं समझेंगे। ऐसा होता है ना, फिजिक्स समझ में आएगा तो पूरा ही समझ में आएगा, नहीं तो फिर बेकार ही है। अब थक करके जैसे भी हो, ड्यू टू एनी रीजन फीवर में आ गया, कुछ लोग अच्छा आ जाते हैं, मैं भी कई बार फीवर में पढ़ाया हूँ, तो आप भी पढ़ते हो, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो उस कंडीशन में आपको कवर करने चाहिए, इसलिए तो वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे वो कैमरा लगा होता है। आज का क्लास का भी हर क्लास का होता है, ठीक है। आज वाला समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रिजॉल्व किया हम लोगों ने, अब इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आप करोगे रिजॉल्व। आई और जे में लिखने हैं, आज इसी के प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशन देखा था और जिसका छोटा हो वो कवर करेगा। देखो
अब इस पे कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस किए जाए। जब ये लिख लिया तो मैं दे रहा हूँ, तुम्हें करना ही है। 80 नंबर पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहे थे, उधर ही करना है प्रैक्टिस। 80 के बाद 81 चले जाओ, 82 चले जाओ, मतलब उसी में अब करेंगे प्रैक्टिस। क्वेश्चन है एक्स एक्सिस दिखाओ, वाई एक्सिस दिखाओ। ये वेक्टर ए है 60 डिग्री पे और इसका वैल्यू है 20 न्यूटन। फोर्स ये मान लो, चलो ये फोर्स है 20 न्यूटन का। इसको रिप्रेजेंट करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। कितना आई कितना जे ये निकालना है। और जो भी आप ट्यूशन पढ़ते हैं फिजिक्स वाले दिन या किसी भी सब्जेक्ट के दिन, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा एक दिन में मत किया करो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप हजम नहीं कर पाएंगे, इसलिए 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं करने का है। कुछ लोग छुट्टी मारने के चक्कर में कि 3 दिन आराम करेंगे घर पे, 3 दिन में ये सारा निपटा लेंगे, तो 3 दिन सब्जेक्ट करते हैं तो लास्ट वाले सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। बता भाई इसका क्या होगा। फिर हम लोग कंपोनेंट लेंगे और इस तरह से अगर दिखाना चाहते हैं तो ओ ए बी ऐसा नेमिंग कर लेंगे। और इस फोर्स को क्या लिखेंगे भाई, तो ओ बी वेक्टर और प्लस बी ए वेक्टर यूजिंग कौन सा लॉ भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। भाई जो एब्सेंट था पीछे वाला समझ रहे हो ना, ये नहीं कि 80% समझ रहे हैं तो हो गया काम। हाँ पूरा आ रहा है तो बढ़िया बात है। फिर तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम लोगों ने मान लो ऐसा यूज करेंगे, तो ओ बी प्लस बी ए लिखा, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर को क्या लिखेंगे भाई, तो जब कॉस थीटा लिखेंगे तो ये तो याद हो गया होगा कि बेस वाले को हम लोग लिखते हैं 20 cos 60 डिग्री, और ये जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो हाइपोटेन्यूज 20 इंटू साइन 60 डिग्री ऐसा लिखना पड़ेगा, जो कि वैल्यू हो जाएगा कितना 20 इंटू √3/2, दैट इज कितना ये मिल जाएगा। और ये वाला 10 वैल्यू हो जाएगा 20 cos 60 डिग्री। तो इसलिए ओ बी वेक्टर को क्या लिखेंगे 10 i कैप, और बी ए वेक्टर को क्या लिखेंगे 17.32 j कैप। छोड़ सकते हैं, क्यों नहीं छोड़ सकते, वैल्यू तो वही है। तो ऐसा हम लोगों ने कंपोनेंट निकाल लिया। अब देखो ये तो कर लिया है ना सबने, कितने लोगों का हो गया था ये, चलो इतने सारे लोग कर लिए, चलो ठीक है। ऐसे ही और भी दूंगा मैं अभी क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन नहीं दे रहा आपको, लिखने की जरूरत नहीं है, ये अभी ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही है। एनी वेक्टर ए, सपोज दिस इज वेक्टर ए और ये एंगल है ऐसे ही थीटा, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, अब मैं इसको एग्जांपल दिखाया है ना अब तक, अब इसका मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ। इफ ए वेक्टर ए इज एज शोन इन फिगर, भाई बोल मत बीच में, अगर ये है तो उस कंडीशन में हम लोग वही ओ है ए है बी कुछ भी नेमिंग दे दिया हम लोगों ने, मान लो ऐसे, तो ए वेक्टर इज नथिंग बट ओ बी वेक्टर एंड इट इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। किससे भाई, ट्रायंगल लॉ से। और ओ ए वेक्टर को क्या लिखेंगे भाई, तो ये तो है
ए वैल्यू है इसका। देखो लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम लोग सिंपली ए भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मॉड लगा दिया, इट मींस इसका डायरेक्शन छोड़ो, मैग्नीट्यूड की बात करो। तो मैग्नीट्यूड इसका अगर बिना एरो का दिखा दे तो इसका मतलब स्केलर ए, वेक्टर ए का वैल्यू ओनली। तो ये ए है, ये जो लेंथ है वो क्या है, ए है, और लेंथ के साथ ये एरो भी मिला दें तो वो है वेक्टर ए। ये लेंथ अलोंग विद एरो, ये वेक्टर, ये खाली लेंथ तो वही है, तो लेंथ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। अब इसको बताओ ओ ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे ए कॉस थीटा, और ये वाला था वैल्यू में ए साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा और जे कैप। इसको बोलेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, दैट इज ए एक्स जो है हमारा ए कॉस थीटा, वो क्या मिला, एक्स कंपोनेंट किसका, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए लिखना मत अभी। इसका हम लोग दूसरा नाम भी है भाई, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, और इसका ये भी है रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, या फिर बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये सारे नाम है, कुछ भी बोला जाए आपको समझ में, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग ए वाई हो जाएगा, ए साइन थीटा। अभी ये ए कॉस थीटा, एक का नाम लिख दिया तो दूसरे का नाम याद रहेगा, वाई कंपोनेंट हो जाएगा वो। तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक बात फॉर्मूला की तरह, इसको लिख लो, नोट का पॉइंट बना दो। अभी एग्जाम्पल में देखा था हम लोगों ने, पर इसको नोट का पॉइंट लेकर के दिखाओ। नोट नंबर 1, जल्दी जल्दी लिखो।
नंबर 2 भी लिखेंगे। और आप लिख लो, रिजॉल्व करके आपको लाने हैं। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने दिखा दिया। यहाँ देखो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, इधर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। 4 क्वेश्चन इसमें है और 4 क्वेश्चन इसमें है। पहले सुन लो यहाँ से। 4 क्वेश्चन है, इन सबको रिप्रेजेंट करना है। F1 F2 F3 F4 S1 S2 S3 S4 इन सबको रिप्रेजेंट करने हैं तुम्हें IJK में। हो जाएगा? इसको करके आने हैं नेक्स्ट क्लास में।